जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज में क्या क्या चीजें होती है। मैंने आपको अभी पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में माइनर सा डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पर ब्याज लगता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहते हैं हिंदी में? से हिंदी में हम इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब मुझे आप में से कौन लोग बताएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में होता क्या है। चलो यहां पे समझो। मैंने आपको अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है वही सिंपल इंटरेस्ट। अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट खत्म कराया है। तो सिंपल इंटरेस्ट वाली जो टर्म्स होती है, क्या क्या? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट। वहां पे होता है सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनकी फुल फॉर्म या इनकी डेफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल वही होता है जो वहां था, यहां पे भी वही होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? टाइम जो वहां पे था यहां पे भी वही होगा, और रेट जो वहां पे थी यहां पे भी यही होगी। रेट की डेफिनेशन वही है कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कहते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को। R% कहते हैं। ठीक है भाई। अब चलो आगे। अब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो, क्या चीज लिखवाई मैंने आपको। सबसे पहले इसमें एक चीज, एक लाइन नोट करो कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज पर भी ब्याज लगता है। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज लगता था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल पर ब्याज लगाते थे। किस पर? प्रिंसिपल पर। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। सबसे पहला तो बेसिक डिफरेंस इनमें यही क्रिएट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है मेरा दोस्त, चलो आगे आगे बताना शुरू करूं। चलो, अब देखो क्या क्या चीजें इसमें होती है। मैं आपसे कह दूं कि आपने 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए। किस पर? आपने 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर लगाए, और सेम 100 रुपए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए। कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब देखना क्या डिफरेंस आएगा 2 से 3 साल बाद या फिर 4 साल बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस रहेगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और देखना। मैंने मान लिया कि रेट मेरी 10% है दोनों दोनों जगह। रेट मेरी कितना है? 10% है दोनों जगह। मैंने साधारण ब्याज पर पहले साल 10% ब्याज लगाया, तो कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल का 10% कितना होता है, यानी 100 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए। अभी आपको बताया है 100 का 10 हो गया, यानी कितना हो गया आपका अमाउंट? 100 रुपए में जब 10 जुड़ेगा अमाउंट हो गया आपका पहले साल कितना? 110 रुपए। क्लियर है मेरे दोस्त?
यहां तक क्लियर है। अब अगले साल आपकी रेट फिर से 10% है। अब कितना ब्याज होगा ये कैलकुलेट कर रहा हूं मैं किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, ना कि ब्याज पर ब्याज। फिर से आपके पास प्रिंसिपल 100 है, रेट आपकी 10% है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा फिर? आप बोलोगे सर 10 रुपए। 110 पहले से था, 10 और ऐड हो गया, कितना हो गया आपके पास अब आपके पास 2 साल बाद अमाउंट हो गया सर 120 रुपए। क्लियर बात? तीसरे साल फिर आपके पास फिर 10% रेट है, और आपको पता है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, और आपका प्रिंसिपल है कितना? 100 रुपए। तो 100 रुपए पर जब 10% लगाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 10 रुपए। तो कितना ब्याज हो जाएगा अब हो जाएगा 130 रुपए। आपका अमाउंट 3 साल बाद, A3 लिख रहा हूं, अमाउंट यानी 3 साल बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 130 रुपए। यहां तक की बात क्लियर है? अब फिर से मैंने चौथे साल लगाया, चौथे साल फिर से मैंने 10% ब्याज लगाया, और सिंपल इंटरेस्ट में मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं ये चीज कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज लगता है प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल आपका कितना है मेरे दोस्त? 100 पे अगर 10% ब्याज लगा यानी 10 लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट? आपका अमाउंट हो जाएगा मेरे भाई 140। कितने साल बाद? 4 साल बाद। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? अब मुझे बताओ कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, और 4 साल बाद आपको कितने रुपए मिले? आपको मिले सर 140। कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो कितना ब्याज मिला आपको? आपको ब्याज मिलेगा 40%। कैसे? 100 से कोई राशि कितनी होगी 4 साल बाद? 140 होगी। तो 4 साल में आपको कितना ब्याज मिल गया? 40%। क्लियर हुई बात? ये तो थी सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ब्याज मिला 40%। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखेंगे भाई। आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, रेट आपकी 10% है। पहले साल जब आप 10% ब्याज लगाओगे तो 100 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 10। तो अमाउंट कितना हो गया पहले साल? अमाउंट आपका हो गया 100 में 10 ऐड होगा तो कितना होगा? 110। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। साधारण ब्याज, एक लाइन नोट करना कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल का ब्याज सेम होता है। पहले साल का अमाउंट या फिर ब्याज दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कब होता है? डिफरेंस होता है आगे आने वाले सालों में। अब आप देखोगे क्यों डिफरेंस नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज नहीं था, अब ब्याज मिल गया हमें। 100 रुपए था हमारे पास, कितना हो गया? 110। क्या लिख सकता हूं उसमें? यानी 100 रुपए थे, ब्याज कितना मिल गया? 10 रुपए का मिल गया भाई। और मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी अगले आने वाले सालों के लिए, अगले साल अगर मैं फिर 10% ब्याज लगाऊं तो आने वाले सालों के लिए जो एक साल बाद अमाउंट है, वो अगले आने वाले सालों के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। आई बात समझ में? चक्रवृद्धि ब्याज में अब 100 पर ब्याज नहीं लगेगा, अब ब्याज लगेगा आपका 110 रुपए पे। क्लियर? तो 110 का 10% कितना होगा भाई? 110 का जब मैं 10% निकालूंगा कितना आएगा मेरा? इस परसेंट से 2 जीरो, कितना आ गया? 11। यानी अब आपको ब्याज मिलेगा 11 रुपए का। तो कितना हो जाएगा? 110 पहले से है, 11 और मिल जाएगा, कितनी हो जाएगी राशि? अब आपका अमाउंट हो जाएगा 121 रुपए। कितने साल बाद अमाउंट है आपका? ये 2 साल बाद। क्लियर? अब चलते हैं तीसरे साल पे। तीसरे साल फिर आपको 10% ब्याज मिला, और चक्रवर्ती ब्याज में प्रिंसिपल पर ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज किस पे मिलता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसका मतलब है जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल होगा। तीसरे साल में जा रहे हैं हम, तो 121 आपका प्रिंसिपल है, 121 आपका प्रिंसिपल है, और आपको 10% ब्याज कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा? 121 का 10% आपका कितना आ जाएगा? 12.1। एक जीरो है, नीचे आएगी तो क्या कहा जाएगा? यहां पे। तो अब आपको ब्याज मिला 12.1। तो कितना हो जाएगा? 121 में जब मैं 12.1 जोड़ूंगा, 121 और 12 133, और 0.1 है तो कितना ब्याज हो जाएगा? 133.1 आपका 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। ठीक है?
चलू आगे। अब मुझे कैलकुलेट करना है चौथे साल पे। रेट आपकी सारे ईयर में सेम है, रेट आपकी 10% है। अब जो तीसरे साल में जो अमाउंट है वो चौथे साल के लिए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब आपका प्रिंसिपल शो नहीं है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 3 साल बाद, यानी आपका अमाउंट और ब्याज सहित कितना हो गया 133.1। तो अब आपका प्रिंसिपल हो गया 133.1। इस पे जब आप 10% ब्याज कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जब यहां परसेंटेज होता है और 10 होता है, इसका मतलब होता है यानी 10/100 लिख सकता हूं। एक जीरो से एक जीरो, तो ये जो जीरो है एक पॉइंट अगर इधर से है तो पहले कहां जाएगा 13.131, एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा। ये बात आपको बताई है मैंने। यानी अब ब्याज मिलेगा आपको 13.31 कितने पर 133.1 पे। इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये ब्याज 13.31, यह आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 3 4 133 और 13 हो गया आपका 146। यानी ब्याज मिल गया आपको कितना मेरे दोस्त 146.41 आपका 4 साल बाद अमाउंट हो गया। क्लियर हुई यहां तक की कहानी। अब आप एक डिफरेंस देखना यहां पे बस। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं सिर्फ आप उस चीज को देखना और कुछ नहीं देखना आपको। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 4 साल बाद कितने होंगे 140%। कितना ब्याज मिला आपको, आपको ब्याज मिला मेरे दोस्त 40%। यहां अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 4 साल बाद कितना मिला 100 रुपए से राशि बन गई मेरी कितनी 146.41, यानी ब्याज मिला आपको कितना 46.41%। यहां भी 4 साल है, 4 साल में यहां ब्याज मिला आपको 46.41 और सिंपल इंटरेस्ट में आपको ब्याज मिलता है कितना 40%। आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज ज्यादा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में। आप बोलोगे सर सीधा सीधा लिखा हुआ है, दिख रहा है हमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज हमारा ज्यादा है। तो आप एक लाइन यहां से नोट करेंगे, लिखो ध्यान से, लिखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। क्लियर हुई बात। आपने जो पहले मैंने बात लिखवाई थी वो भी नोट करी है, कौन सी लिखवाई थी, ये वाली, कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, एसआई में यानी सिंपल इंटरेस्ट में किस पर ब्याज लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। यह बात आप नोट करोगे अपने कॉपी में, ठीक है। पहली बात ये, दूसरी बात ये, और आप लोगों ने देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, चाहे आप 2 साल का कैलकुलेट करो या फिर आप 3 साल का कैलकुलेट करो। सिर्फ क्या होगा, पहले साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपके बराबर होते हैं, उसके बाद आने वाले सालों में कभी फिर बराबर नहीं होंगे। क्लियर हुआ, चलो आगे। अब आपकी एक चीज आती है इसमें, समझो, चलो वो कंसेप्ट भी यहीं बता देता हूं। आप इसमें कैलकुलेट करते हो, एक आता है आपके सामने ईयरली, कंपाउंडिंग आता है, कंपाउंडिंग। यानी ब्याज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप ईयरली कैलकुलेट करते हो या फिर आप छमाही कैलकुलेट करते हो या फिर आप तिमाही कैलकुलेट करते हो। यह चीज मैं आपको अभी सिखा रहा हूं यहीं पे। यहां पे आ गया ईयरली, ईयरली का मतलब होता है वार्षिक, यानी एक साल में एक बार, ठीक है भाई। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे किस पे, हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली, हाफ का मतलब होता है आधा, यानी छमाही, 6 माह में एक बार, ठीक है भाई। उसके बाद आपकी एक चीज आती है क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी आपका तिमाही, तिमाही का मतलब होता है 3 माह पर, प्रत्येक 3 माह पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है,
इन बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर। अब देखो मुझे करना है ब्याज ईयरली काउंट। मैंने मान लिया मेरे पास प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपए है, ये हो गया। रेट आपके पास कितनी है? रेट आपके पास है 40%। और टाइम आपके पास है कितना? टाइम आपके पास है 1 साल। ठीक है भाई, चलो आगे। ये तीनों चीजों मैंने आपको बताई है। प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट आपकी 40% और टाइम आपके पास है 1 साल का। यही तीनों चीजों में लेके चलूंगा, इन तीनों चीजों में। अब आप देखना कैसे कैसे ये डिवाइड होगी, कैसे कैसे इनका सॉल्यूशन होगा। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल की साधारण 1 साल की ब्याज दर आपकी कितनी है? 40%। तो 100 रुपए पर जब मैं 40% ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे? आप बोलोगे सर 40 रुपए। तो कितना हो जाएगा मेरा अमाउंट? मेरा अमाउंट हो जाएगा 140। कितने साल बाद? 1 साल बाद। तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिला? आप बोलोगे सर कोई राशि 100 थी, 40 हो गई, कितना मिला आपको? 40%। कब मिला ये? जब मैंने प्रत्येक वर्ष पर कैलकुलेट किया, यानी 1 वर्ष में कैलकुलेट किया, प्रत्येक वर्ष पर कैलकुलेट किया। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं हम किस पे? हाफ ईयरली पे, यानी छमाही पे। अब मुझे बताओ, टाइम मेरे पास 1 साल है, टाइम मेरे पास है 1 साल। 1 साल में मुझे ये आप करके बता दो कि 1 साल में कितने छमाही होते हैं, कितनी बार आपके 1 साल में 6 मंथ होते हैं। आप बोलोगे सर कि 1 साल में होते हैं हमारे पास 12 महीने। कितने भाई? 1 साल में होते हैं आपके पास 12 मंथ, इतने होते हैं। और 12 मंथ में 6 महीने, कितने पीरियड आएंगे? 2, 6 मंथ, एक पीरियड और फिर 6 मंथ, यानी आपका ब्याज कैलकुलेट होगा 6 मंथ पर। यदि आपकी वार्षिक रेट यानी पूरी रेट आपकी 1 साल की रेट है आपकी 40%, कितने महीने की है ये आपकी होती है 12 महीने की। 40% रेट है आपकी 12 महीने की, हमें चाहिए 6 महीने पे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा कितना आएगा? 20%। तो अब आपकी रेट 40% ना हो गए, कितनी हो जाएगी दोस्त? अब आपकी रेट हो जाएगी 20%। आई बात समझ? आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आपकी वार्षिक दर है 40% और आपको चाहिए 6 माह की, पूरे साल की यानी 12 मंथ की है 40%, और आपको चाहिए आधे साल की, तो उसका आधा कर देंगे। कितने का? 40 का आधा कर दूंगा तो कितना आएगा? 20%। क्लियर हुआ? अब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब आपको 40% ब्याज ना मिलेगा, कितना मिलेगा? 20%। 100 का जब 20% ब्याज मिलेगा मुझे पहले 6 महीने में, किस महीने में? पहले 6 महीनों में। तो 100 का 20 कितना होता है? 20। तो कितनी हो जाएगा अमाउंट? आपका अमाउंट हो जाएगा 120। क्लियर हो यहां तक? आपका अमाउंट हो गया 120। फिर आपको 6 मंथ पर फिर कैलकुलेट करना है, यानी 6 मंथ अगले पर कैलकुलेट करोगे तो क्या करेंगे? अब आपके पास हम चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है ब्याज पर ब्याज मिलता है, ना कि प्रिंसिपल पर। तो अब आपका जो 1 साल बाद अमाउंट है, अगले आने वाले सालों के लिए क्या होगा? वो आपका प्रिंसिपल होगा। अब आपका प्रिंसिपल है 120 और अगले 6 महीनों की रेट कितनी है आपकी? पहले 6 महीने के लिए 20% है और अगले 6 महीनों के लिए भी कितनी है मेरे दोस्त? 20% है। इस 6 महीने के लिए 20% कैलकुलेट होगा। तो 120 का आप मुझे 20% अगर निकाल के बताओगे कितना आ जाएगा? परसेंट से क्या आएगा? 2 जीरो खत्म होगी, कितना बचा? 12 दूनी 24, ये होगा भाई। तो 120 पर जब 24 रुपए ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? ये 144 हो गया। हो गया कैलकुलेट। अब आओ तिमाही पे, मैं आपको बाद में डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस आया क्या और क्यों आया। अब आओ आप तिमाही पे, यानी 3 मंथ में। आपको पता है 1 साल में 12 मंथ होते हैं,
अगर एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 3-3 महीने के कितने पीरियड होंगे? 3-3 महीने कितनी बार आएंगे? आप बोलोगे सर 4 बार, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। 3 मंथ, 3 मंथ, फिर 3 मंथ और एक बार फिर 3 मंथ। तो मुझे कैलकुलेट करना है प्रत्येक 3 मंथ पे। ठीक है भाई, आपको पता है आपकी रेट कितनी है? आपकी रेट है 40%। कितने महीनों की है? ऐसे कर लिया करो कि 12 मंथ की है। 12 मंथ की रेट कितनी है? 40%। मुझे चाहिए कितने मंथ की? 3 मंथ की। 3 चौक 12, 4 ढाई 40। तो जब आप 3 मंथ पे कैलकुलेट करोगे तो आपकी ब्याज की दर 40% ना होकर कितनी रह जाएगी? आपकी रह जाएगी सिर्फ 10%। समझे बात आप? यहां से आप एक चीज और सीख सकते हो कि जब हम 3 मंथ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारे पास 4 पीरियड होते हैं, एक साल में 3-3 मंथ के 4 पीरियड होते हैं। तो यदि ब्याज की दर हमारी 40% है तो टाइम का आप 4 गुना करते हो, यानी 4 पीरियड हो गया, तो रेट को मैं क्या कर सकता हूं? 4 से भाग दे सकता हूं। सीधा सीधा कितना आएगा? 10%। जितने भी आपके पास पीरियड होंगे आप उससे अगर भाग दे दोगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगी जो उस पर कैलकुलेट हुई है। आपकी रेट निकल के आ गई प्रत्येक 3 मंथ में कितना? 10%, 10%, 10% और फिर से 10%। क्लियर हुई बात? अब फिर से आपके पास क्या है? प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है। प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपए है और आपको ब्याज कैलकुलेट करना है प्रत्येक 3 मंथ पे 10% की रेट से। तो कितना ब्याज मिलेगा? 100 का 10% होता है 10, तो कितना मिल गया आपको ब्याज? आपको ब्याज मिल गया भाई 110। ये पहले साल का अमाउंट हो गया। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल के लिए अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए आपका प्रिंसिपल होता है। तो अब प्रिंसिपल आपका 100 ना होके 110 हो गया, और 110 पे फिर से आप 3 मंथ बाद कैलकुलेट करोगे कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो कितना मिलेगा? 110 का 10% कितना होगा भाई? 110 का 10% होगा आपका 11। तो 110 में जब आप 11 जोड़ोगे कितना बन जाएगा आपका अमाउंट? आपका अमाउंट बन जाएगा 121। 121 बनेगा। क्या बन गए? अमाउंट दूसरे साल बाद। जो दूसरे साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल है। यह बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए। दूसरे साल के लिए अमाउंट है लेकिन तीसरे साल के लिए क्या है? प्रिंसिपल है, और आपकी रेट है 10%। क्लियर है? फिर 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब आपका प्रिंसिपल बन गया 121, और इस पे जब आप 10% ब्याज कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका? एक पॉइंट यहां लगा देंगे, 12.1। क्लियर हुआ? 12 पॉइंट जब मैं इसमें ऐड करूंगा 12.1 कितना आएगा? अभी पहले समझाया था कि 133.1 आएगा। देखो अभी समझाया था ना यहां पे। हाँ ये देखो 121 में कितना जोड़ा? 12 पॉइंट कितना आया? 133.1। अब चलो अगले साल के लिए। यह बन गया आपका 3 साल बाद अमाउंट। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आने वाले अगले साल के लिए क्या होगा? आपका प्रिंसिपल होगा। फिर से आपकी अगले 3 मंथ के लिए रेट कितनी है? 3 मंथ के लिए अगले रेट है आपकी 10%। तो आपके कितने महीने पूरे हो गए? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ हो गए 12। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और 12 का मतलब है यानी 1 साल, और हमें 1 साल पे ही कैलकुलेट करना था। तो कितना बन गया? 133 का 10% होगा 13.31। जब मैं इसमें ऐड करूंगा मेरा आएगा कितना? 146.41%। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुई यहां तक की बात? अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊंगा, डिफरेंस क्या हुआ। देखो ध्यान से, देखो भाई, जब मैंने प्रत्येक वर्ष पर कैलकुलेट किया तो मुझे ब्याज मिला कितना भाई? मुझे ब्याज मिला 40% एक साल का। लेकिन जब मैंने इसे 6 मंथ पे कैलकुलेट किया तो मुझे ब्याज कितना मिला? मुझे ब्याज मिला 44%। और जब मैंने इसे 3 माह पे कैलकुलेट किया तो मैंने 100 रुपए लगाए थे और मुझे कितने मिले? मुझे मिले 46.41% मुझे ब्याज मिला। क्लियर हुआ? अब आप मुझे इन तीनों चीजों में अगर आपको कोई चीज क्लियर दिखाई दे रही हो तो आप मुझे बताओ, क्या आपको डिफरेंस दिखाई दिया? क्या चीज आपको दिखाई दी जिससे आप कह सकते हो कि हाँ कंपाउंड, अगर हम
हाफ ईयरली, ईयरली या फिर 3 माह पे करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। अब आप देखो, जब मैंने 1 साल पे कैलकुलेट किया तो मेरा आया 40%। जब मैंने उसके आधे पे यानी 6 मंथ पे कैलकुलेट किया तो मेरा आया कितना, 44%। और उसके बाद 3 माह पे किया तो मेरा आया 40.41%। जब आधे पे कैलकुलेट किया उससे ज्यादा आया, उसके बाद फिर आधे पे किया तो कितना आया, उससे ज्यादा आया। तो इस बात का मतलब है कि जब भी आप ब्याज को जितना जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट करोगे, यानी जितनी जल्दी जल्दी आप ब्याज लगाओगे, आपका ब्याज ज्यादा लगेगा। क्लियर हुई बात। तो इस बात का मतलब है, आप अगले उसमें लिखोगे नोट में, आप जितना जल्दी जल्दी ब्याज कंपाउंड करोगे या कैलकुलेट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। कर लिया आपने नोट ये। जो मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है, और जो मैं बता रहा हूं कि इसे नोट कर रहे हैं तो उसे आपको नोट करना है, वरना आप भूल जाओगे। अब एक चीज और आती है, क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस और उनका डाटा आपको लिखवाना चाहता हूं। वो डाटा क्या है, आप 1 से 2 उसका डाटा लिख लो। सबसे पहले क्या, 5% का। 5% का अगर 1 साल पे कैलकुलेट होगा तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 2 साल पे होगा तो कितना होगा, और 3 साल पे होगा तो कितना होगा। ठीक है भाई। 1 साल का तो आपको पता ही है, 5% है तो 5 ही होगा। 2 साल में कितना होगा, 2 साल में होगा, आपको मैंने सक्सेसिव करके बताया था कितना, कि 2 साल 5% है, फिर 5%, तो कितना होगा, एक बार जोड़ देंगे 10, और एक बार दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 25, यानी 10.25। जब आप 2 साल पे 5% से कैलकुलेट करोगे तो 2 साल बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज सीधा होगा 10.25%। किसका, प्रिंसिपल का। क्लियर हुआ। जब आप 5% का 3 साल के लिए सक्सेसिव निकालोगे तो आपका आएगा 15.7625%। क्लियर हुआ भाई। अब आती आपकी 10%, रेट आती है आपकी 10%। पहले साल के लिए 10% होगा, उसके बाद दूसरे साल के लिए क्या होगा, 21%। तीसरे साल के लिए क्या बताया अभी, 33.1%। और चौथे साल के लिए क्या बताया मेरे दोस्त, चौथे साल के लिए अभी निकल के आया था आपके सामने 46.41%। यह डाटा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 5% और 10% पे ही एग्जाम में देखने को मिले हैं आज तक। आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यहां तक कि एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम भी आपको अगर देखोगे तो आपको 5% और 10% पर आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है। क्लियर हुई बात। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखोगे। 4 साल का इसका मैंने इसलिए लिखवा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक रिपीट होती है चीजें 5% में, लेकिन 10% में आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 4 साल तक आपको देखने को मिलती है। सक्सेसिव आपको बताया था निकालना, कैसे निकालते हैं। चलो एक बार और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं सक्सेसिव की। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, देखो भाई, सक्सेसिव हमारा क्या होगा। मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास दो रेट है, 2% और 5%। 5%, 3%, 3%, 4%, और 6%, 7%, 8%, 9%। आप मुझे इन दो दो रेटों का सक्सेसिव मेथड निकाल के बताओ, सक्सेसिव नेट चेंज क्या होगा, आप मुझे करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में आपको निकालना सिखाया था। करके बताओ भाई।
हुआ किसी से? इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपके पास था x+y+xy/100%। ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, लेकिन फॉर्मूला आपके याद नहीं रहेगा। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक चीज बताई थी कि एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 5 और 2 7, और एक बार क्या करना है, 5 दूनी 10 और 100 से भाग देना, कितना आएगा? 7.10%। ये आ गया। इसका कितना आएगा? 5 3 8, 8 पॉइंट लगा दो, 5 3 15, इतना आ गया। 4 3 7 और 4 3 12, 7.12%। इसका कितना? 6 7 13 और 6 7 42, 13.42%। 8 और 9 का कितना होगा? 8 और 9 17 और 8 9 72, यानी 17.62 आपका करेक्ट आंसर होगा। यह आ जाएगा आपका सक्सेसिव। तो जब भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा और दो रेट आपके पास होगी, कौन सी वाली? जिसकी हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, यानी जिसका हम रेशियो नहीं ले सकते, तो उसका आपको, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो आप सक्सेसिव मेथड का यूज करोगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद आता है आपका एक रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड आपका सबसे आसान होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड कहां पे यूज करना है और कहां पे नहीं करना है। समझेंगे? जहां पर आपकी आसान फ्रैक्शन यानी आसान परसेंटेज वैल्यू होगी, कौन कौन सी? 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 25%। ऐसी अगर फ्रैक्शन आपके पास है जिसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 5%, 10% और 15%, 20% या फिर 25% या 50%, यानी जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है आसानी से, जिसकी आप निकाल सकते हो, तो आप उसमें क्या लगाओगे? रेशियो मेथड लगाओगे। ऐसी और बहुत सारी, यही 12 सही 1/2% है, इसका भी आप रेशियो निकाल लोगे। 16 सही 2/3 है, 14 सही 2/7 है, 11 सही 1/9 है। तो जब भी आपको ऐसी वाली दिखाई देगी, तो उसमें तो आपको 100% रेशियो मेथड लगाना ही पड़ेगा, वरना आपका सवाल बहुत कैलकुलेटिव चला जाएगा। वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कैलकुलेटिव चैप्टर है, तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना होगा। इस चैप्टर में आपकी थोड़ी सी डिमांडेबल चीज क्या होती है? आपको स्क्वायर और आपको क्यूब अच्छे से कम 30 तक तो याद होने जरूरी है। क्यूब 30 और स्क्वायर आपको 40 या 50 तक। ठीक है भाई? जब तक आपके स्क्वायर, क्यूब और आपके टेबल्स याद नहीं होंगे, आपको कैलकुलेशन कभी मजबूत नहीं होगी। चाहे आप किसी भी बैच से पढ़ लो, किसी भी हाईली टीचर से पढ़ सकते हो, आपकी कैलकुलेशन आप सिर्फ मजबूत कर सकते हो और कोई आपसे अलावा मजबूत नहीं कर सकता। चलो फिर अपने क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए सम ऑफ, अच्छा यहां पे देखो, इसमें गलत है, 300 लिखा है। 300 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? कैसे करेंगे? रेट है आपके पास 10%। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपके पास रेट मिले 10%, 5% या फिर आसान वाली रेट मिले, तो आप उसे रेशियो मेथड से करोगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी 1/10, ये बताई थी भाई। ये 10 क्या होता है नीचे वाला? ये होता है आपका प्रिंसिपल, यानी 10 रुपए का अगर प्रिंसिपल है, उस पर क्या है? 1 रुपए का ब्याज मिला, यानी अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल P, अमाउंट A। 10 रुपए का प्रिंसिपल है और उस पर 1 रुपए का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया? 11 रुपए। क्लियर हुआ रेशियो? कितने सालों के लिए दिया है? हमें दिया है 2 साल के लिए। अगर पहले साल 10 ब्याज 10 से 11 हो गया, तो दूसरे साल भी यही होगा 10 से 11। तो अब मुझे बताओ, 10 गुणा 10 यानी आपका प्रिंसिपल हो गया 100 रुपए और आपका अमाउंट 11 गुणा 11 यानी आपका अमाउंट हो गया 121 रुपए। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको मिले कितने? 121। तो आपको ब्याज कितना मिला भाई? आपको ब्याज मिला 21 यूनिट का। क्लियर हुई बात? लेकिन आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 300 रुपए।
तो यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त? 100 यूनिट की वैल्यू आपकी है 300, 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 3। हमसे क्या पूछा है? निवेश किया जाता है तो 3 साल बाद यानी 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल बाद ब्याज मिले मुझे 21, कितने गुना? 3 गुना, तो 21 का भी मैं 3 गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा ब्याज? 63 रुपए आपका ब्याज होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? अभी मैं आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगा, इसके बाद में इन्हीं सवालों को आप सक्सेसिव से कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। चलो आगे। 800 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 800 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से निवेश की जाती है। यदि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 10% है, तो राशि राशि क्या होगी, यानी अमाउंट आपका क्या होगा? समझ आ गया क्वेश्चन? वही रेट है आपकी, फिर से रेट है आपकी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 10, 1/10। प्रिंसिपल अगर आपका 10 है तो 1 का ब्याज मिला, कितना हो गया आपका अमाउंट? 11। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट हो गया आपका 11। कितने साल बाद कैलकुलेट करना है? 2 साल के बाद कैलकुलेट करना है आपको ब्याज, और फिर आपको बताना है अमाउंट हमारा क्या रहा। मैं आपको सीधी एक चीज बताऊंगा कि आपकी पहले साल आ गया कि 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए और मिला आपको कितना? 11। 1 साल का हो गया। यदि आपको 2 साल का देता तो आप सीधा सीधा यहीं स्क्वायर कर दिया करो, आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल बाद पूछे तो आप यहीं क्यूब कर दो, 4 साल बाद पूछे तो आप यहीं 4 पावर लगा दो। क्लियर है बात? प्रिंसिपल यानी आपने लगाए थे 100 रुपए और मिला आपको कितना है मेरे भाई? मिला है आपको 121। 121 मिला, और लगाए आपने कितने थे? आपने लगाए थे 800 रुपए, यानी 100 यूनिट का मान कितना है? 800। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? गुणा 8, 100 8 800 है, गुणा 8 हो गया। हमसे पूछा है कि राशि क्या होगी, यानी अमाउंट क्या होगा, यानी 121 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? अगर प्रिंसिपल 8 गुना है तो अमाउंट भी आपका 8 गुना होगा। कितना आएगा? 121 की 8 मल्टीप्लाई कर लो। मेथड आपको बता ही रखा कि 8 गुना 121 करना है, ये करना है। 121 को क्या लिख सकता हूं मैं भाई? 8 गुणा 120 प्लस 1, ये लिख लूंगा। तो 12 8 96, 960, और 8 एकम 8। ये मैं आपके सामने करके बता रहा हूं, हालांकि करने की जरूरत नहीं थी। 960 और 8 कितना हो गया आपका? 968। 968 आपका अमाउंट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3000 रुपए की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होगा? आप कैलकुलेट करके बताओ। देखो भाई, यहां पे वही लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। सबसे पहले आपको नजर करनी है किस पे? 20%, यानी आपको रेट पे 20% आपकी रेट है। कितनी फ्रैक्शन आएगी? 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी परसेंटेज में। ये नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी प्रिंसिपल, यानी 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 20% की दर से कितना ब्याज मिला? 1 का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट आपका हो जाएगा 6 रुपए। हो गया भाई। फिर आपका सेकंड स्टेप क्या है? कितने साल बाद? 2 साल बाद। यदि आपको 2 साल बाद पूछा है, 1 साल का आपका केस ये है, तो 2 साल कितना हो जाएगा? 2 पावर लगा दूंगा। कितना आ गया? 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, ये आ गया भाई। हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपने 25 रुपए लगाए थे और आपको अमाउंट मिला कितना? 36। तो आपको ब्याज कितना मिल गया? चक्रवृद्धि ब्याज 25 से 36 हो गया, यानी आपको 11 रुपए का ब्याज मिल गया। लगाए कितने थे आपने? 3000 रुपए, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपकी है कितनी? 3000 रुपए। यहां लिख लोगे 25 यूनिट की वैल्यू आपकी 3000 रुपए है। क्या पूछा आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालते गए। सबसे पहले इसमें आप देखोगे 11 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 11 का मल्टीपल? क्या ये कट रहा है? 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, नहीं कट रहा। 11 कम 11 तो कट ही नहीं रहा। ये कट रहा है कि 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। 144 कटता है आपका 12 से। ठीक है दोस्त, अब आप देखो कैसे होगा। यहां पे लिखा है 3000, इसे अगर मैं काट लू तो 25 चौक 100, 2 जीरो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं? 4 लिख सकता हूं, 25 से काटूंगा तो 30 चौक 120, यानी 120 गुणा 11,
अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, 1320 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आया समझ क्वेश्चन, आया समझ। चलो आगे, ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। 1324, एक निश्चित राशि पर इस बार टाइम है आपके पास कितना, 3 साल। चक्रवर्ती ब्याज पर संयोजित की जाती है, रेट आपकी है 10% और कितना मिला आपको, 1324 रुपए है। तो योग क्या है, यानी आपका प्रिंसिपल क्या है। चक्रवर्ती ब्याज मिला आपको 10% की दर से 3 सालों में 1324 रुपए। तो हमसे पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। रेट 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी प्रिंसिपल आपका अगर 10 था तो 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा 11 रुपए। ये हो गया। टाइम देखना, टाइम कितने साल है, 3 साल। तो क्या करूंगा मैं, यहीं पे 3 पावर लगा दूंगा। कितना आ गया, प्रिंसिपल 10 की क्यूब कितना, 1000। 11 क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है आपका 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब आप मुझे बताओ। आपको क्यूब्स याद होने बहुत जरूरी है, कम से कम 30 तक। हमने क्या किया, हमें मिला, हमने 1000 रुपए लगाए और ब्याज मिला हमें, यानी अमाउंट मिला 1331। कितना ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला आपको 331 रुपए, ये मिला। लेकिन मिला कितना है आपको, मिला है आपको 1324, यानी 331 यूनिट की वैल्यू है आपकी 1324। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रिंसिपल, यानी 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। करो कैलकुलेट। अब आप मुझे बताओ 331 का कितना गुना है ये। अगर मैं 4 गुना करूं, 4 ते 12, 1200 और 31 गुना 4 होता है आपका 124। कितना आ गया, 1324, यानी ये आपका है 4 गुना, 4 गुना है। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी गुना 4। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे दोस्त 4000 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आन मिलो सजना। चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष के अंत में 12,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 6,000 रुपए है। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हुआ है, आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3 वर्षों के समान दर पर समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। समान दर है और समान राशि है, यानी समान प्रिंसिपल है और सेम रेट है आपकी। तो हमसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल है आपके पास 12,000 रुपए। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया, 12,000 रुपए प्रिंसिपल। टाइम है आपके पास 5 साल और 5 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको 6,000 रुपए। तो हमें क्या निकालना, रेट निकालनी पड़ेगी। रेट कैसे निकलती है, रेट का फॉर्मूला आपको बताया था, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%, ये बताया था भाई। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 5 साल का। 5 साल में आपको ब्याज मिला 6,000 रुपए। तो आप मुझे 1 साल का नहीं बता सकते, 6,000 को 5 से भाग दे दूंगा, 1 साल का आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी 1200 रुपए आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। रेट क्या निकाल, कैसे निकलेगी, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऊपर रख दूंगा, यानी 1200 रुपए। प्रिंसिपल आपका कितना है, 12,000 रुपए, मल्टीप्लाई में किसकी, 100% से। तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी, कितने आ गए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 खत्म, 12 ढाई 120, यानी आपकी रेट निकल के आ गई 10%। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक था क्वेश्चन आपका रेट निकालने का, यानी सिंपल इंटरेस्ट की मदद से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया। अब चलू आगे, मिटा दू से, अब मैं से मिटाऊंगा। रेट आ गई आपकी, याद रखनी आपको 10%। प्रिंसिपल है आपके पास 12,000 रुपए, रेट है आपके पास 10% और टाइम कितना है, 3 साल। टाइम चेंज हो गया, टाइम हो गया आपके पास 3 साल। क्या निकाल के बताना आपको, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10, यानी 10 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 रुपए का ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया आपका 11। 10 से 11 कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो पावर 3 कर दूंगा। क्लियर हुआ भाई।
10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब होता है आपका 1331। कितना ब्याज मिला आपको? आपको ब्याज मिल गया मेरे दोस्त 331 यूनिट। आपने पैसे लगाए कितने थे? आपने लगाए थे मेरे भाई 1000 यूनिट, लेकिन लगाए कितने थे? 12,000 रुपए। कितना गुना? आपने लगाए थे 1000 का 12 गुना, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपकी 12,000 है। हमें बतानी चक्रवर्ती ब्याज यानी 331 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 331 गुना 12, यह आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट देखूं तो 2 एकम 2, लास्ट में 2 आएगा क्योंकि 331 है। 331 गुना हमें 12 करना है। अगर आप यूनिट डिजिट से जाओगे 2 एकम 2, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप पूरी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करते हैं भाई? क्या तरीका बताया आपको? 12 का पार्ट याद है ना कि इसका, तो 12 को मत तोड़ो। किसे तोड़ेंगे? 331 को। कैसे? 300 प्लस 30 प्लस 1 ऐसे तोड़ लूंगा। 12 3 36 यानी 3600 और 12 3 36 360 और 12 कम 12, ये कर लूंगा। 2 6 1 7 36 और 3 39 यानी 3972 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आई बात समझ? क्लियर हुआ क्वेश्चन? आया समझ? अब चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 है भाई, ये भी 5 है, ये 5 अच्छा मिस प्रिंट है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका है कितना? 6। 10,240 पर रेट आपकी कितनी है? 12.5% की दर से 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या होगा? इस बार आपकी रेट सिंपल ना होके रेट दे दी आपकी फ्रैक्शन में यानी पॉइंट में, तो कितना आ गया? 12.5% की रेट होती आपकी 1/8। क्लियर? इसका मतलब 8 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 1 अगर ब्याज मिला तो अमाउंट कितना होगा आपका? 8 से कितना हो गया? 9। ये हुआ भाई। टाइम कितना है आपके पास? टाइम है आपके पास 3 साल का, तो 3 पावर कर दूंगा, ये हो जाएगा भाई। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है आपका 729। यानी आपने 512 अगर यूनिट लगाए थे, कितना मिला आपको? 729। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 512 लगाए थे, 729 मिले, कितना ब्याज मिला? 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, यानी 217 यूनिट का आपको ब्याज मिलता है। लेकिन पैसे आपने कितने लगाए थे? आपने रुपए लगाए थे 10,240, यानी 512 यूनिट की वैल्यू है 10,240। कितने की वैल्यू? 512 की। हमें बतानी कितने की? 217 की, ये बतानी है भाई। 512 का कितना गुना है? 512 दूनी 124 होता है, यानी 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा, यानी इसका डबल कर दो, यानी कितना आएगा? 2 7 14, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 434 और 1 जीरो और है तो 1 जीरो ये लगा दूंगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 4340, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक स्टेप के क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप अभी आपका नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2600 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि पहले 2 वर्षों के लिए, किसके लिए? पहले 2 वर्षों के लिए रेट है आपकी 10% और तीसरे वर्ष के लिए आपकी रेट कितनी है मेरे भाई? 50% है। तो ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या होगा? आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, समझेंगे? हाँ, रेट पहले साल 10% है, दूसरे साल फिर 10% है, तीसरे साल कितनी है? तीसरे साल आपकी रेट है 50%। ये हुआ 10% की वैल्यू है 1/10, इसकी भी 1/10 और इसकी कितनी होगी? 1/2। यहां पे हम रेशियो लिख लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। 10 का ब्याज, 10 रुपए का प्रिंसिपल, 1 का ब्याज, कितना हो गया अमाउंट आपका? 10 से 11, फिर 10 रुपए का प्रिंसिपल, 1 का ब्याज, अमाउंट हो गया आपका 10 से 11, हो गया भाई। तीसरे साल 2 रुपए प्रिंसिपल था, उस पर 1 रुपए का ब्याज मिला, तो कितना हो गया? 2 से 3 हो गया। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हुई? 10 250 दूनी 200, यानी प्रिंसिपल आपका 200 था और अमाउंट कितना हो गया? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, इसका 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 363। यहां तक की बात में किसी मेरे भाई, किसी दोस्त, किसी बहन को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो, आपने 200 रुपए लगाए थे और मिला आपको कितना, 363। कितने की वृद्धि हुई? आप बोलोगे सर 163 की। मैं 363 घटा दूंगा इसमें से, 200 घटा दूंगा 363 में से, कितना बचेगा? 163। लेकिन आपने रुपए लगाए कितने थे? 2600 रुपए, यानी 200 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है? 2600। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? इसका 13 गुना है, यानी 13 दूनी 26। तो हमें बताना है क्या? ब्याज। तो 163, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 13 है तो 163 कितनी हो जाएगी? 163 गुना 13। क्लियर है? यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 3 3 9, लास्ट में आएगा आपका 9। पहले ऑप्शन में 0 है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2, बी और सी। अब तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, 13 गुना 163 लिखा है। कितना? 13 गुना 163 लिखा है। आपको 13 का मल्टीपल याद है, उसको छोड़ दो जिसका आपको आता है। अब आपको क्या करना है? 160, या फिर क्या करो, आप कर लो 13 गुना 100 प्लस 60 प्लस 3। ये कर सकता हूं भाई, अब भी तो 163 है ये। 13 की 100 में करूं कितना? 1300। 13 की 60 में करूं कितना? 13 छिक 78, यानी 780। और 13 की 3 में करूं कितना आएगा? 13 थे 39। कितना योग कर दो? 9 8 3 11, 1 1 और 3 4 और 7 11, फिर 1 और 1 2, यानी आपका आंसर आ गया कितना मेरे भाई? 2119 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त पर निवेश किया गया 5000 रुपए का मूलधन 50% की दर से 3 वर्ष में कितना होगा? ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? हो सकता है कट रहा होगा। ये है आपका 5000 रुपए। ठीक है भाई, 5000 का मूलधन, इधर लिख देता हूं कि 5000 रुपए का मूलधन 50% की दर से 3 साल में कितना होगा? रेट है आपके पास कितनी? 50%। 50% तो क्या लिख सकता हूं? 1/2, ये लिख लूंगा। इसका मतलब है 2 रुपए के प्रिंसिपल पर 50% की दर से 1 साल का ब्याज मिला आपको 1 रुपए। तो आपका अमाउंट हो जाएगा कितना? 3। 2 से कितना हो गया? 3, ये हो गया। अब आपको देखना है कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो यहीं पे 3 पावर कर दूं, कोई दिक्कत है किसी को? 2 का क्यूब होता है आपका 8 और 3 का क्यूब होता है आपका 27। क्यूब में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे क्यूब है। 2 का 8 होता है और 3 का होता है 27। क्या बताना है आपको कि दर से 3 वर्षों में कितना अमाउंट होगा? 5000 रुपए 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने बन जाएंगे? आपने लगाए थे 8 रुपए, आपको मिले कितने? 27। लेकिन आपने लगाए कितने थे? 5000, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है? 8 यूनिट की वैल्यू आपकी 5000 है। आपको बतानी 27 यूनिट की वैल्यू, यानी आपका 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? A3 लिख दिया, करो सोल्व। 8 से काटूंगा, 8 सिंह 48, 2 फिर पीछे 0, 20 बन गया, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 20 में से, 8 पंजे 40। आपका बचता है 27 गुना 625। चलो भाई, बचा आपके पास 625 गुना 27। अब तो आपकी कैलकुलेशन हार्ड बन गई। यूनिट डिजिट से भी नहीं हो रहा। 7 पंजे 35, 5 पहले में भी है, इसमें भी है, और ऑप्शन नंबर डी में भी है। एक ऑप्शन कटता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलो कट गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई का एक सबसे आसान तरीका वही है जो मैं आपको बताया हूं कि आप कैसे करोगे। या तो आप इसे तोड़ लो, या फिर आप इसे ऐसे तोड़ लो। इसे लिख सकता हूं मैं 625 गुणा 27 को क्या लिख सकता हूं? 30 माइनस 3, ये लिख लूंगा भाई। आप 625 का पहाड़ा तो आसानी से कर लोगे। 625 ये कितना होगा? 600 और 6 18, 25 थे 75, 1875 हो गया, यानी 18750 हो गया। 1 जीरो भी तो है। फिर 625 की जब मैं 3 में करूं कितना आएगा? 1875। 1875 में से घटा दूंगा, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया कितना? 7, यहां बचा कितना? 6, 16 में से 8 गया 8, और यहां 17 में से 1 गया कितना? 16। आपका आंसर आएगा 16,875। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, या फिर आप सीधी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर आपको 27 का पढ़ा आता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, मुझे तो 27 का पढ़ा याद है। मैं कर लूंगा 27 गुना, इसे तोड़ लूंगा मैं 600 प्लस 20 प्लस 5 में,
ऐसे भी कर सकता हूं भाई। 27 छिका होता है आपका कितना 182, नहीं 16 200 162 ये होता है। 27 दूनी कितना होता है, 27 दूनी 54 यानी 540, और 27 पंजे होता है आपका 135, ये होता है भाई। ऐड कर दो, 5 4 3 7, 2 5 7 और 1 8 और 16, कितना आ गया 16,875। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो आपको टेबल से याद करने होंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी 1.5 वर्ष वाले आगे यानी आधे वर्ष वाले आगे, तो आज यहीं तक रखेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देनी थी, क्या कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली पुलिस, आपने कल रिवाइज कैलेंडर देख लिया होगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे अगस्त के आसपास, अगस्त में, और आपका एग्जाम है नवंबर और दिसंबर में। सिर्फ आपको कहां फोकस रखना है, नवंबर दिसंबर पे। तो कितने मंथ हुए आपके पास, आपके पास मंथ बचे हैं ओनली 6 से 7 मंथ। ठीक है दोस्त, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करो उसके बाद, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। वक्त से एक बात याद आती है कि सबसे बड़ा गुरु जिंदगी में क्या होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है आपके पास वक्त। वक्त आपको जो चीज सिखा सकता है वो कोई और गुरु नहीं सिखा सकता। इसलिए मेरे दोस्त मेहनत करो, क्योंकि मेहनत पर अगर आपने विश्वास कर लिया तो कोई चीज आपको हरा नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि किस्मत जो है जुए में आजमाई जाती है, ना कि लाइफ में। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी करेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।